इस सच्ची कहानी के मुख्य किरदार विष्णु तिवारी उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के महरौनी कोतवाली के सिलावन गांव में रहते थे। विष्णु तिवारी के पिता का नाम रामेश्वर प्रसाद तिवारी था। ये परिवार बहुत अमीर तो नहीं था मगर काफी मेहनती था और अपनी मेहनत के बल पर ठीक ठाक जिंदगी जी रहा था। परिवार में विष्णु तिवारी और माता पिता के अलावा 3 और छोटे भाई थे। विष्णु तिवारी के पास कुछ अपनी जमीन थी जिस पर वह खेती किया करते थे। साथ ही कुछ जमीन परिवार वालों ने ठेके पर ले रखी थी जिस पर पिता और तीनों भाई मिलकर खेती किया करते थे। कुल मिलाकर ये पूरा परिवार अपनी मेहनत से ठीक ठाक जिंदगी गुजार रहा था। परिवार में सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन ये सब कुछ ठीक बस तभी तक रहता है जब तक इस परिवार का एक बेटा बलात्कार के झूठे आरोप में गिरफ्तार नहीं हो जाता है। बलात्कार के आरोप में बेटे की गिरफ्तारी के बाद आगे जो कुछ भी होता है उससे पूरे परिवार की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। साल 2000 सितंबर महीने में इसी गाँव की रहने वाली एक महिला ने अचानक हरौनी पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत करती है कि विष्णु तिवारी नाम के व्यक्ति ने उसके साथ बहुत ज्यादा मारपीट की है, साथ ही साथ उसने जाति सूचक गालियां दी हैं। इसके अलावा वो महिला कहती है कि विष्णु तिवारी ने मेरा बलात्कार किया है और धमकी दी है कि अगर किसी से इस घटना के बारे में बताया तो तुम्हें जान से मार दूंगा। और ये महज एक झूठी FIR थी जिसके बाद पूरा परिवार बर्बाद हो गया। आरोप काफी गंभीर थे इसलिए पुलिस तुरंत मामला दर्ज कर लेती है। विष्णु तिवारी पर बलात्कार, धमकी देने, जाति सूचक गालियां देने जैसे गंभीर धाराओं के अंतर्गत SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया जाता है। विष्णु तिवारी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तारी के समय विष्णु तिवारी की उम्र 23 साल की थी। पुलिस विष्णु तिवारी की एक भी बात नहीं सुनती है और उसे गिरफ्तार करके स्थानीय अदालत में पेश किया जाता है। जज साहब पूरे मामले को सुनते हैं और मामले की गंभीरता को देखते हुए बलात्कार के आरोपी विष्णु तिवारी को ललितपुर डिस्ट्रिक्ट जेल में भेज दिया जाता है। इधर पुलिस अपनी जांच में लग जाती है। कुछ महीने तक अपनी इंक्वायरी पूरी करने के बाद पुलिस फाइनल चार्जशीट कोर्ट में फाइल करती है जिसमें विष्णु तिवारी को मुख्य आरोपी बनाया जाता है। इधर मामले की सुनवाई चलती रहती है और फाइनली 2003 के फरवरी महीने में ट्रायल कोर्ट विष्णु तिवारी के खिलाफ बलात्कार के आरोप को सही पाते हुए उसे दोषी करार दे देता है। दोषी करार होने के बाद 24 फरवरी 2003 को विष्णु तिवारी को बलात्कार का दोषी पाते हुए 10 साल की सजा दे दी जाती है। इसके अलावा विष्णु तिवारी को SC/ST एक्ट के तहत दर्ज मामलों में उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। सजा मिलते ही विष्णु तिवारी को ललितपुर डिस्ट्रिक्ट जेल से निकालकर आगरा सेंट्रल जेल भेज दिया जाता है। इधर विष्णु को जैसे ही बलात्कार का दोषी पाया जाता है, विष्णु के परिवार को समाज से लगभग अलग कर दिया जाता है। लोअर कोर्ट से सजा मिलने के बाद इनके पास हाई कोर्ट में फैसले के खिलाफ अपील करने का विकल्प बचा हुआ था, मगर विष्णु तिवारी के परिवार वाले चाह कर भी बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं क्योंकि विष्णु के पास बलात्कार के आरोप में जेल जाने के बाद उन लोगों का काम धंधा भी लगभग चौपट हो गया। इस कारण उन लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं रह जाती। अगले 2 साल तक विष्णु तिवारी जेल में सजा काटता है, लेकिन साल 2015 में जब परिवार वाले कुछ पैसों का इंतजाम कर लेते हैं तो हिम्मत जुटाकर इस फैसले के खिलाफ विष्णु तिवारी इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील करता है। फैसले के खिलाफ अपील करने के बाद 1 साल, 2 साल, 4 साल होते हुए 10 साल से ज्यादा गुजर जाते हैं, मगर केस की सुनवाई का नंबर आता ही नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जहां आम कैदियों को महीने में या फिर तय नियम के अनुसार परिवार वालों से मिलने की अनुमति होती है, मगर विष्णु तिवारी चाह कर भी परिवार वालों से नहीं मिल पाता था। विष्णु तिवारी के पिता रामेश्वर प्रसाद तिवारी अक्सर जेल में अपने बेटे से मिलने जाया करते थे, मगर महीनों गुजर जाते थे लेकिन उन्हें अपने बेटे से नहीं मिलने दिया जाता था। इसके बावजूद विष्णु तिवारी के पिता अक्सर मिलने की कोशिश करते रहते। अब साल आ चुका था 2014। विष्णु तिवारी को जेल की सजा काटते हुए 14 साल हो गए। परिवार वालों को उम्मीद थी कि शायद वो अब बाहर आ जाए, मगर ना तो विष्णु तिवारी को पैरोल मिलती थी और ना ही बेल दी जाती थी। विष्णु तिवारी के लगातार जेल में रहने से पिता रामेश्वर प्रसाद तिवारी पर काफी बुरा असर पड़ता है कि उनका सबसे बड़ा बेटा होने की उसे सजा मिल रही है और इसी बीच उन्हें एक दिन लकवा मार देता है। परिवार के पास इलाज कराने तक के पैसे अब नहीं रह गए थे। कुछ दिनों तक तो रामेश्वर प्रसाद हालात से लड़ते रहे, मगर 2014 में ही उनका देहांत हो जाता है। विष्णु तिवारी अब इस बात से अनजान था और अगले कई महीनों तक वो अपने पिता की मृत्यु की खबर से अनजान ही रहता है। जब तक विष्णु तिवारी के पिता जिंदा थे, 1-2 महीने में बेटे से मिलने चले ही आते थे,
जब कई महीने तक पिता मिलने नहीं आते तो जेल के अंदर विष्णु तिवारी अनहोनी की आशंका में गिर जाता है। इस तरह इंतजार में 6 महीने बीत जाते हैं। तभी एक दिन विष्णु तिवारी को जेल में एक पत्र मिलता है। यह पत्र गांव के किसी परिचित ने उसे भेजा था। दरअसल ये बताने के लिए भेजा था कि 6 महीने पहले पिता की मृत्यु हो गई है। पिता की मृत्यु की खबर मिलने के बाद विष्णु तिवारी पैरोल की मांग करता है, लेकिन उसकी यह मांग ठुकरा दी जाती है और वह जेल में ही कैद रहता है। विष्णु तिवारी उन सभी बदलावों से बेखबर था, क्योंकि जेल में किसी को उससे मिलने ही नहीं दिया जाता था। काफी कोशिशों के बावजूद 2018 में परिवार के एक सदस्य को विष्णु तिवारी से मिलने की इजाजत मिल जाती है। अरसे बाद कोई विष्णु तिवारी से मिलने आया था। यह उसका छोटा भाई महादेव था। कोई मिलने आया है ये सुनकर विष्णु तिवारी तो काफी खुश हो जाता है, मगर भाई से मिलने के बाद उस पर दुखों का पहाड़ टूट जाता है। भाई बताता है कि 2014 में पिताजी की मृत्यु के लगभग 1 साल बाद ही माँ का देहांत हो गया। इसके अलावा माँ की मृत्यु के बाद हार्ट अटैक से 2 भाई की भी मृत्यु हो गई। इतना कुछ सुनने के बाद विष्णु तिवारी तड़प कर और आंखों में आंसू रह जाते हैं, मगर वो कुछ नहीं कर पाता। अब तक विष्णु को जेल में गए 19 साल से अधिक का वक्त गुजर चुका था। विष्णु ने 2005 में ही निचली अदालत के फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील की थी। अब साल 2019 आ चुका था। बीतते समय के साथ विष्णु भी अपनी रिहाई को छोड़ चुका था, लेकिन 2020 में कुछ ऐसा होता है कि जेल प्रशासन के अधिकारी की नजर विष्णु तिवारी पर पड़ती है। वह विष्णु के व्यवहार से काफी प्रभावित होते हैं। उसके बारे में जानकारियां इकट्ठी करते हैं तो पता चलता है कि विष्णु तिवारी पिछले 20 साल से झूठे बलात्कार की सजा काट रहा है। उसे उम्र कैद की सजा मिली हुई है। अब तक ना तो उसे बेल मिली है और ना ही एक बार भी पैरोल। अब वो अधिकारी विष्णु तिवारी की फाइल को मंगवाता है। अधिकारी को ये पता चलता है कि आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय होने की वजह से वह दोबारा अपील ही नहीं कर पाया। इसी के बाद आगरा सेंट्रल जेल अथॉरिटी स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी से संपर्क करता है और इससे विष्णु तिवारी के केस के बारे में विस्तार से बताता है। पूरे मामले को जानने के बाद अब इस मामले में स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी दखल देती है और विष्णु तिवारी की पुरानी फाइल्स निकाली जाती है और फाइनली 2020 में निचली अदालत के खिलाफ दायर अपील की पहली सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में होती है। इस सुनवाई के बाद आगे भी कई दिन यह मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में चलता है। पूरी सुनवाई के दौरान कई सारी खामियां नजर आती हैं। सबसे पहले तो कोर्ट ये नोटिस करता है कि साल 2000 में जिस तारीख को महिला ने थाने में जाकर शिकायत की थी, FIR उस डेट को चार्ज नहीं हुई थी, बल्कि 3 दिनों बाद FIR दर्ज किया गया था। शुरू से ही यही कहा जा रहा था कि शिकायत महिला ने खुद ही दर्ज करवाई है, मगर हाई कोर्ट में चली सुनवाई के दौरान ये पता लगा कि FIR महिला ने नहीं बल्कि उसके पति और उसके ससुर ने दर्ज करवाई थी। हाई कोर्ट ये भी नोटिस करता है कि निचली अदालत में पुलिस द्वारा ना ही कोई सबूत पेश किया गया था और ना ही एक भी गवाह, बल्कि पुलिस फर्जी FIR और झूठी धारा लगाकर FIR को आधार मानते हुए निचली अदालत ने विष्णु तिवारी को FIR में दर्ज की गई सभी धाराओं के तहत दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुना दी थी। महिला ने आरोप लगाया था कि उसके साथ विष्णु तिवारी ने मारपीट की है और उसका बलात्कार किया है, जबकि उस समय की मेडिकल रिपोर्ट की जांच करने पर पाया गया कि मेडिकल रिपोर्ट में भी साफ साफ लिखा गया है कि जांच से बलात्कार की पुष्टि नहीं होती है। ना तो महिला के प्राइवेट पार्ट पर किसी तरह की चोट के निशान है और ना ही महिला के शरीर पर। इन सब के बावजूद निचली अदालत ने सभी फैक्ट्स और तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए महज पुलिस FIR को आधार बनाते हुए विष्णु तिवारी को बलात्कार के जुर्म की 10 साल सजा तथा SC/ST एक्ट के तहत दर्ज मामलों में निर्दोष व्यक्ति को आजीवन कारावास की कड़ी सजा सुना दी। इन सभी तथ्यों को देखने के बाद तथा अपनी ओर से कुछ और जांच करवाने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस डॉक्टर कौशल पाते हैं कि विष्णु तिवारी पर लगाए सभी आरोप पूरी तरह बेबुनियाद और फर्जी हैं। विष्णु तिवारी को उस जुर्म की सजा मिली जो उसने कभी किया ही नहीं था। 19 साल 3 महीने 3 दिन तक विष्णु तिवारी उस जुर्म की सजा काट रहे थे जो उन्होंने कभी किया ही नहीं था। पूरी सुनवाई के बाद तत्काल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विष्णु तिवारी को बरी करने का हुक्म दिया। कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद फाइनली मार्च 2021 को विष्णु तिवारी को आगरा सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया जाता है। विष्णु तिवारी ने अपनी जिंदगी के वो 20 साल और अपने माता पिता और 2 छोटे भाई गंवा दिए, जिसकी कभी भी कोई भरपाई नहीं हो सकती। जब विष्णु तिवारी जेल गए थे तो उस समय उनकी उम्र 23 साल थी और जब वो जेल से बाहर आए तो वो 43 साल के थे। जेल जाने से पहले इनका हंसता खेलता परिवार था। घर में माता पिता थे और 3 भाई भी थे।
मगर 20 साल में विष्णु ने अपने माता पिता और 2 भाइयों को खो दिया। निर्दोष विष्णु तिवारी को फर्जी एफआईआर के चलते उन्होंने जबरदस्ती जेल भेजा गया। दरअसल पूरा मामला कुछ जमीनी विवाद और जानवरों को बांधने को लेकर हुई मामूली कहासुनी से जुड़ा था। विष्णु तिवारी के परिवार वालों से तथा जिस महिला के परिवार वालों ने एफआईआर दर्ज करवाई थी, उनके बीच किसी जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इसी झगड़े के बाद वो महिला थाने में जाकर एफआईआर दर्ज करवा देती है। एफआईआर दर्ज कर ली जाती है और पुलिस द्वारा मनगढ़ंत धाराएं भी लगा दी जाती है ताकि आरोपी को लंबे समय तक जेल में रखा जा सके। इस पूरे मामले में रेप एक्ट, SC/ST एक्ट का दुरुपयोग हुआ है। दरअसल शिकायत करने वाली महिला का परिवार दलित था, जबकि विष्णु तिवारी का परिवार ब्राह्मण था। इसलिए दर्ज एफआईआर में जानबूझकर SC/ST एक्ट की धाराएं लगवाते हुए आपसी जमीन विवाद को दूसरा रंग दे दिया गया। इस फैसले के बाद कहा जाता है कि आखिरकार सच्चाई की जीत हुई। 20 साल बाद ही सही विष्णु को जेल से आजादी तो मिल गई। इसे अगर आप सच्चाई की जीत कहेंगे तो फिर सजा क्या है? हकीकत तो ये है कि इस पूरे मामले में सत्य परेशान भी हुआ है और पराजित भी। ऐसे ही ना जाने कितने बेगुनाह व्यक्ति जेल में निर्दोष होने की सजा काट रहे हैं।